मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग इतिहास के शोध अनुसंधान के क्षेत्र में एक शब्द का प्रयोग होता है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, इसका हिंदी थोड़ा कम प्रयोग होता है। हिंदी में इसे कहेंगे अंतःशास्त्रीय उपागम या बहुशास्त्रीय उपागम। लेकिन मैं यहाँ पर आसानी के लिए बार बार इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, पहले इसे समझ लो बच्चों कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या चीज़ है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटरडिसिप्लिनरी और अप्रोच, अंतःशास्त्रीय और उपागम। अंतःशास्त्रीय का मतलब है एक से अधिक शास्त्रों या विज्ञानों या विषयों के बारे में। उपागम का आशय होता है दृष्टिकोण। जैसे एक वैज्ञानिक मार्गदर्शन करता है कि उसका एक वैज्ञानिक अध्ययन का एक आधार देता है, उसी तरह से शास्त्रीय उपागम में विभिन्न शास्त्रों और अनेक विज्ञानों की विधियों की सहायता से एक नए दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की जाती है। अगर हम इसे बहुत ही संक्षिप्त रूप में कहें, सार रूप में, तो ये है ऐतिहासिक गवेषणा का या ऐतिहासिक शोध अनुसंधान का वह विषय है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से अनुसंधान के लिए एक साथ कई लोग मिल करके परस्पर एक टीम भावना से जब कोई सहकारी कार्य करते हैं तो उसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। जैसे आप ये समझो कि हम इतिहास के विद्यार्थी हैं तो सोशलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है। इन विषयों को अगर हम कहीं एक दूसरे के संपर्क में आकर किसी एक मानवीय समस्या का या किसी एक विषय का, किसी एक टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर तुम्हें बताऊं, जैसे कि हम ये कहें कि अकबर के का मस्तिष्क फतेहपुर सिकरी उसके मस्तिष्क का दर्पण था, तो हम उसमें पुरातत्व को भी लेते हैं, उसके समय के इतिहास को लेते हैं और फिर हम अकबर के मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। अगर हम कहें कि हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ अशोका द ग्रेट, यानी अशोक महान के समय की भौगोलिक इतिहास क्या था, तो इसमें हमें एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाना पड़ेगा कि उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था और उसकी भौगोलिक जो है वो कौन से पहाड़ थे, कौन से पठार थे, कौन सी नदियाँ थीं, कौन सी राजमार्गों पर उसने अपना बनाया, कहाँ से कहाँ तक उसका शासन था। तो ऐसे में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले एक फ्रांस का इकोनॉमिस्ट था लेपेल, उसने इस शब्द का प्रयोग किया था, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का, अंतःशास्त्रीय उपागम का। और उसने जो स्टडी की थी वो कारीगरों का जो औद्योगिकरण पर प्रभाव पड़ा था, उससे उनके पारिवारिक जीवन स्तर का उसने अध्ययन किया था। और इसमें उसने अर्थशास्त्रियों से, राजनीति विज्ञानियों से और अभियांत्रिकी के विशेषज्ञों से सहायता ली थी। मिसेस पी वी यंग ने लिखा है कि सबसे ज़्यादा उपयोगी गवेषणा का परिणाम
वैज्ञानिक पद्धतियों को तब मिला है जबकि उन्होंने अनेक वैज्ञानिक अनुसंधानों में एक समन्वित सहकारी पद्धति को इस्तेमाल किया। अंतःशास्त्रीय उपागम में मेरे बच्चों ये समझो कि सामाजिक विज्ञानों का यानी सामाजिक जो शास्त्र हैं, विशेष करके अगर हम अपने इतिहास की बात करते हैं तो इसमें जो विभिन्न विषयों के विशेषीकरण का एक पारस्परिक समन्वय होता है, उसका जो परिणाम निकलता है और जो सामाजिक समाजशास्त्री या सामाजिक वैज्ञानिक इसमें एक महत्वपूर्ण उपकरण बनते हैं, इसके महत्व के रूप में आप ये समझो कि सबसे पहले ऑथेंटिसिटी की बात करेंगे कि इससे विश्वसनीयता और बढ़ जाती है, क्योंकि आपस में कई वैज्ञानिक सहयोग करते। इसमें कंपोजिट स्टडी होती है। किसी भी प्रश्न या समस्या या किसी भी विषय का अध्ययन जो है वो विभिन्न अनुशासनों के विशेषज्ञ मिल करके और उसके विभिन्न संदर्भों के माध्यम से उसके अनेक पक्षों को उजागर करते हैं और ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि अगर किसी एक विषय का शोधार्थी अपनी गवेषणा संपन्न करता है तो वो अभिनतिपूर्ण होने की उसमें अधिक संभावना होती है और विभिन्न विषयों के लोग जब इस अध्ययन में उनकी अपनी अभिनति की संभावना जो है वो ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक डाउटलेस स्टडी होती है। जो भ्रम है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अनेक अनुशासनों में जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, उनमें विभ्रम नहीं होता। इसका मुख्य कारण है कि वो अपने अध्ययन के परिणाम में जो अपने तमाम आपस में संबंध से सामूहिक एक अपने मस्तिष्क में निर्णय लेते हैं, एक संयुक्त रूप से किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और एक ही समस्या पर वो सारे विशेषज्ञ जो है वो केंद्रित होते। ये कंप्लीट स्टडी इससे होती है। एक तरह से कह लो मेरे बच्चों, तो एक ये संपूर्ण अध्ययन के साथ साथ ये डीप स्टडी भी होती है। काफ़ी गहराई तक जाते हैं, गहन अध्ययन में जाते हैं और इससे चीज़ काफ़ी सरल हो जाती है, ईजियर स्टडी होती है। जैसे बहुत ही कोई ऐसी कठिन समस्याएं हैं, ऐतिहासिक प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक कोई उलझन है, कहीं आर्थिक पहलू और उसके कारक हैं। आपने देखा है जैसे कि अलाउद्दीन की बाज़ार व्यवस्था है या टोडरमल का भूमि सुधार आंदोलन है, तो इसमें जैसे हम आगे चल कर के लॉर्ड कॉर्नवालिस की बंदोबस्त या स्थायी इस्तमरारी बंदोबस्त देखते हैं, तो इसमें इकानमी शामिल है। इसी तरह से जैसे भारत विभाजन होता है तो उसमें उस समय की मनोविज्ञान शामिल है और इसमें एक कोऑपरेशन होता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों के बीच में एक पारस्परिक सहयोग समन्वय का एक उदय होता है, विकास होता है। ये बड़ा यूज़फुल है। ये समझो मेरे बच्चों की मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुविज्ञानी विभिन्न शास्त्रों के बीच के सभी पहलुओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। कुछ समस्याएं तो आती हैं हर अध्ययन में। अगर हम अंतःशास्त्रीय उपागम की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं। अनेक पृष्ठभूमि से शोधार्थी आते हैं। किसी का क्षेत्र अर्थशास्त्र होता है और वो इतिहास के विषय को ठीक से नहीं समझ पाता है। मनोविज्ञान वाला इतिहास के बहुत सारे मौलिक सिद्धांतों को नहीं समझता है, या भूगोलविद है। तो इनके बीच में इनकी जो अपनी अलग अलग राय होती है, इनकी जो अपनी मनोवैज्ञानिक मनोवृत्तियाँ होती हैं, उनमें एक तरह से वो डिफरेंस रहता है। इसी तरह से ये एक बहुत ही जनरल स्टडी सी चीज़ बन के रह जाती है।
जब भी अंतःशास्त्रीय उपागम में कार्य किया जाता है, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो ये एक बहुत ही सतही दर्जे का, यानी इसमें बहुत ही गहराई तक नहीं डूब पाते हैं लोग, और वो एक व्यावहारिक समस्याओं से थोड़ा दूर रह जाता है उनका अध्ययन। यही नहीं, ये हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि कोई विशेषज्ञ कहाँ है, उसकी पृष्ठभूमि कहाँ है, उसकी समस्याएं क्या है, किस समय वो लोग आपस में संपर्क कर पाएंगे, उनकी क्या मानसिक स्थिति है, तो ये असंगठित और अकेंद्रित ही रह जाता है। और ऐसे में हम ये देखेंगे कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी है। अब कोई कहीं बैठा है, कोई दिल्ली में है, कोई बम्बई में है, तुम ये सोचो, मान लो कि तुम कहीं एक अध्ययन कर रहे हो किसी मुग़ल काल के दक्षिण में, और तुम्हारा जो है वो मुग़ल काल के दक्षिण में अगर मुग़ल मराठा संबंध है और उसमें नौसेना की बात की जा रही है, तुम किसी नौसैनिक एक्सपर्ट से, किसी मिलिट्री साइंस के व्यक्ति से अगर संपर्क कर रहे हो अपने अध्ययन के लिए, तो वो बड़ा ही व्ययपूर्ण होगा, बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, और उसको सुचारू रूप से चलाना बड़ा ही धन व्यय करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स को भी खोजना थोड़ा मुश्किल होता है कि कोई व्यक्ति कहाँ है, वो कैसे एक्सपर्ट्स खोजेगा। जैसे कि अगर हम किसी अफ़गान समस्या की बात कर रहे हैं कि लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन के समय में अफ़गान समस्या थी, तो उसके विशेषज्ञों को तलाश करना कि वो भारत में मिलेंगे, अफ़गानिस्तान में मिलेंगे, या वो कहाँ उपलब्ध हैं। हम वो राजनीति शास्त्र के में अधिक पारंगत हैं या इतिहास में, तो इसमें उनकी कुशलता, उनकी योग्यता, उनकी कर्मठता, उसका बड़ी दुष्कर एक समस्या आती है। इसी तरह से कई जगह इन्फीरियरिटी का भी अनुभव होता है। कहीं शोधार्थी, तुम ये समझो बच्चों, जैसे कि तुम कल को रिसर्च कर रहे हो, कल को शोध कर रहे हो, और तुम्हारा जो विशेषज्ञ है वो तुमसे बहुत ही उच्च स्तर का है। कहीं तुम जो है वो किसी ऐसे अंतःशास्त्रीय उपागम में हो, तो तुम्हें एक इन्फीरियरिटी, एक ऐसी भावना का अनुभव होगा कि वो तुम्हें कमांड कर रहे हैं। इसी तरह से प्रेजुडिस जो है, आदमी की कुछ भावनाएं होती हैं जो बड़ी संकीर्ण होती हैं, उसका पूर्वाग्रह होता है, चाहे वो विद्वान हो, वैज्ञानिक हो, इतिहासकार हो, समाजशास्त्री हो, उसकी अपनी कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जिससे वह आपस में एक लक्ष्य पर शोधार्थी नहीं पहुंच पाते हैं, और उनमें एक अंतर बना रहता है। इसी तरह से जो उनका डिसिप्लिन है, जैसे उनका विषय है, उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। एक जैसे सपोज कर लो कि सांख्यिकी है, अगर हम मुग़ल काल की जनसंख्या के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, तो सांख्यिकी के विषय के एक जो विशेषज्ञ होगा, उसकी मौलिक सिद्धांत एकदम अलग हैं। वो किस ट्रिग्नोमेट्री, किस मेंसुरेशन से वो कैलकुलेट करता है, इतिहास का व्यक्ति किस तरह से कैलकुलेट करेगा। तो ये एक अभिकल्प निर्माण में एक बड़ी ही मुश्किल स्थिति पैदा होती है। इसी तरह से कहीं कहीं सुप्रीमेसी भी होती है। जैसे जिस मुख्य विषय का वो प्रश्न है, अगर इतिहास में उस प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों तुम कोशिश करोगे कि उसमें इतिहास हावी रहे, जबकि हो सकता है कि उसमें दूसरा पहलू अधिक महत्वपूर्ण हो। तो ऐसे में जैसे सपोज करो कि हम ये सल्तनत काल की सामाजिक व्यवस्था की बात करें, तो सामाजिक व्यवस्था में उस समय के समाज, उस समय के वर्गों, विभिन्न वर्गों का जो विभिन्न तरह के कार्य करते थे, उनका अध्ययन आवश्यक हो जाएगा सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इतिहास का जो शोधार्थी होगा वो अपनी उसमें अग्रणी भूमिका को हमेशा मानता रहेगा, स्थापित करता रहेगा। अंत में ये भी है कि एक कोऑर्डिनेशन की भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। कोई अपने को बड़ा समझता है, कोई छोटा समझता है, कोई रुचि लेता है, कोई नहीं रुचि लेता है। इस तरह से अंतर शास्त्रीय उपागम में जो एक टीम भावना कभी भी बन पाना बड़ी मुश्किल होती है, और वो जो निर्णय होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। इस जो लैक ऑफ यूनिटी है, जो टीम भावना की कमी है, इस पर मिसेस पी वी यंग ने
लिखा है कि अंतःशास्त्रीय अनुसंधान के लिए जो स्वार्थ और तर्क या जो प्रमाण या दलीलें वो जो है वो सदस्य देते हैं, अगर वो ईर्ष्या रहित हैं तो उनकी आवश्यकता होती है। और ऐसे विशेषज्ञों का मिलना थोड़ा कठिन होता है जिनमें आपसी सुप्रीमेसी, इन्फीरियरिटी और किसी तरह की जो है वो खींचतान या ईर्ष्या न हो। अंत में बच्चों हम इस के एक उसको बात करते हैं कि इसमें कुछ दोष तो आपको बता ही रहा हूँ कि अंतः शास्त्रीय उपागम में सैद्धांतिक अध्ययन जो होते हैं उनकी अधिक उपयोगिता नहीं होती है। इसी तरह से व्यावहारिक अनुसंधान में भी उसकी उपयोगिता बड़ी ही सीमित हो जाती है। और इसमें एक केंद्रीयकरण जिसे तुम कहते हो वो संगठित नहीं हो पाता है। उसका समन्वित करना, कोऑर्डिनेशन उसका स्थापित करना, विभिन्न विषयों के जो शोधार्थी हैं, जो गवेषणा कर रहे हैं, उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं हो पाता है। इस तरह से हम इसको देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इतिहास के शोध के समय अगर हम अंतःशास्त्रीय उपागम यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इसका चलन आजकल है और कहा जाता है कि इसके लाभ भी हैं, लेकिन इसकी प्रामाणिकता और इसकी जो है गहनता के बारे में संदेह हमेशा से रहा है। धन्यवाद।